आज हम कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। इस पाठ में लेखक ने हिमालय तथा उससे निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने हिमालय और नदियों का मानवीकरण किया है तथा व्यक्तियों के रूप में उसका वर्णन किया है। इस पाठ में लेखक ने नदियों और हिमालय का सजीव रूप में वर्णन किया है। पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। संभ्रांत, सभ्य और सुशिक्षित। संभ्रांत क्या होता है? सभ्य और सुशिक्षित। प्रतीत होना, दिखाई देना। प्रतीत होना, दिखाई देना। भंगी क्या होता है? स्थिति। भंगी क्या होता है? स्थिति। उल्लास, जोश। उल्लास, जोश। कौतूहल, जानने की जिज्ञासा। कौतूहल, जानने की जिज्ञासा। विस्मय, आश्चर्य। विस्मय, आश्चर्य। लक्ष्य, उद्देश्य। लक्ष्य, उद्देश्य। विराट, विशाल। विराट, विशाल। अतृप्त, प्यासा। अतृप्त, प्यासा। अतृप्त, प्यासा। असंतुष्ट। सरसब्ज, हरी भरी। सरसब्ज क्या होता है? हरी भरी। उपत्यकाएं, चोटियाँ। उपत्यकाएं, चोटियाँ। सरधुनना, पछताना। सरधुनना, पछताना। विरही, विरह या वियोग या जुदाई सहने वाला या वाली। ठीक है। प्रेयसी, प्रेमिका। प्रेयसी, प्रेमिका। सचेतन, जीवित। सचेतन, जीवित। जुदा जुदा, अलग अलग। जुदा जुदा, अलग अलग। शक्लों, रूपों। शक्लों, रूपों। हर्ज, नुकसान। हर्ज, नुकसान। तबीयत, स्वास्थ्य। तबीयत, स्वास्थ्य। असर, प्रभाव। असर क्या होता है? प्रभाव। तन, शरीर। मुद्रित, प्रसन्न। मुद्रित, प्रसन्न। खुमारी, नशे से चढ़ा। ठीक है। खुमारी, नशे से चढ़ा हुआ। आलस। बलिहारी, न्योछावर। बलिहारी, न्योछावर। नटी, नृत्य करने वाली या खेल करने वाली। पट, पर्दा। पट, पर्दा। पट क्या होता है? पर्दा। अनुपम, जिसका कोई उपमान न हो, अपने आप में जो अनोखा हो। अब हम पाठ शुरू करते हैं हिमालय की बेटियां। ठीक है। हिमालय की बेटियां। लेखक ने हिमालय और नदियों का मानवीकरण किया है, उनको सजीव रूप में यहाँ पर कट किया है। तो हिमालय की बेटियां कौन है? हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं, उनको लेखक ने हिमालय की बेटियां माना है। उनका वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से ही देखा था। बड़ी शांत, गंभीर, अपने आप में खोई हुई लगती थी। किसी संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में श्रद्धा और आदर के भाव थे। दादी और माँ, मौसी और मामी की गोद की भांति उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। ठीक है। लेखक ने कहा कि अब तक मैंने उनको, नदियों को दूर से देखा है। यानी लेखक किसी मैदानी इलाके में रहता है और नदियों को उसने सिर्फ दूर से देखा है। अब तक उसने नदियों के उद्गम स्थान को नहीं देखा है। ठीक है, कि नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। तो अब तक जितना उसने नदियों को देखा है, उनको देखकर कवि क्या कहता है कि नदियाँ मुझे बहुत ही शांत, गंभीर और अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। किसी संभ्रांत महिला, किसी सभ्य और सुशिक्षित महिला की तरह लग रही थी वो, कि बहुत शांत रहती हैं, गंभीर हैं। ठीक है, अपने आप से मतलब रखती हैं। उनके प्रति मेरे दिल में श्रद्धा और आदर के भाव थे। उनके ऐसे व्यवहार को देखकर उनके प्रति मेरे दिल में नदियों के प्रति श्रद्धा और आदर के भाव थे। दादी और माँ और मौसी, मामी की गोद की भांति। ठीक है, जैसे हम दादी, माँ, मौसी और मामी की गोद में खेलते हैं,
वैसे ही आज तक मैंने उनको ये समझकर उनकी धारा में डुबकियाँ लगाई हैं। यानी नदियों को दादी, माँ, मौसी और मामी समझकर उनकी धारा में डुबकियाँ लगाई हैं। किंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। लेकिन अब लेखक ने उनके उद्गम स्थान को देखा है, हिमालय पर्वत जहाँ से उनका उद्गम होता है उस स्थान को देखा है। यानी जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो मैंने देखा तो वो मेरे सामने कुछ और ही रूप में प्रतीत हुई। ठीक है, मुझे उनका कुछ अलग से ही रूप देखने को मिला। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। मैं उस चीज़ को देखकर हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज ये कौन सी नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। ये नदियां समतल मैदानों में उतरकर इतनी विशाल क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जब ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो एक धारा के रूप में निकलती हैं। ठीक है, और समतल मैदानों में जाकर ये फैल जाती हैं, इनका रूप विशाल हो जाता है। तो यही देखकर लेखक को आश्चर्य हुआ। इनका उछलना, कूदना और खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ पर गायब हो जाता है मैदान में जाकर। ठीक है, जब पहाड़ से इनका उद्गम होता है और पहाड़ से पानी गिरता है तो वो उनको किस रूप में माना है? बालिका के रूप में माना है लेखक ने। तो पानी उछलता कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहा है कि ये सारी जो स्थिति है यहाँ खिलखिलाकर हंसती हैं, उछलती हैं, कूदती हैं, ये सारी स्थिति मैदान में जाकर गायब क्यों हो जाती है नदियों की। ठीक है, तो यहाँ नदी के पानी को, नदियों को किसी अल्हड़ बालिका, चंचल बालिका के रूप में माना है। ठीक है, एक पहाड़ से, एक चट्टान से दूसरे चट्टान पर पानी गिरता है तो ये उनका उछलना कूदना माना है लेखक ने। ठीक है, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना अधिक कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की ऐसी बाल लीला देखकर। ठीक है, किसी पेड़ की कली या किसी लड़की, चंचल लड़की को जब मैं देखता हूँ तो मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना आश्चर्य मुझे इन बेटियों की, यानी इन नदियों की बाल लीला देखकर होता है। ठीक है, कि जब ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं तो इतनी चंचल होती हैं और लेकिन मैदानों में जाकर बिल्कुल शांत और गंभीर हो जाती हैं। यह है उनकी बाल लीला कहा है लेखक ने। आगे देखते हैं। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट, शांति के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ऐसे दो नाम है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये नदियाँ भी हिमालय पर्वत से निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये ऐसे दो नाम हैं जिनके सुनते ही सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपीशा, यमुना, गंगा, सरयू, कोसी, गंडक आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नृत्य करने लग जाती हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जब इन दो नदियों का नाम आता है तो इन नदियों का नाम सुनते ही किन की याद आ जाती है? जो ये बाकी बची नदियां हैं, सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, ठीक है, कुभा इसका पुराना नाम है, कपीशा, यमुना, गंगा, सरयू, कोसी, गंडक आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नृत्य करने लग जाती हैं। वास्तव में ब्रह्मपुत्र और सिंधु स्वयं कुछ नहीं है। ये दोनों नदियां स्वयं कुछ नहीं हैं। महान हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुंदर की तरफ प्रवाहित होती रहती हैं। महानद क्या होते हैं? जब छोटी छोटी नदियां मिलकर एक बड़ा रूप धारण कर लेती हों तो उनको क्या कहा जाता है? महानद कहा जाता है। तो ऐसे दो महानद कौन से हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु में जो ये नदियां हैं ये सारी मिलती हैं, इनके मिलने से महानद का निर्माण हुआ है। ठीक है,
और क्या कहा है कि वास्तव में ब्रह्मपुत्र और सिंधु स्वयं कुछ नहीं है। ये दोनों नदियाँ महानद, ये महान हिमालय, जो हिमालय पर्वत है उसके पिघला हुआ दिल किसको माना है? बर्फ़ को। जो हिमालय पर्वत पर बर्फ़ जमी रहती है वो बर्फ़ पिघल कर इन नदियों में आकर बहती है। ठीक है, और उसी से इन दोनों ने महानद का रूप धारण किया है। और ये दोनों महानदियाँ मिलकर कहाँ चली जाती हैं? समुंदर की तरफ प्रवाहित होती रहती हैं। ठीक है, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र को सौभाग्यशाली माना है लेखक ने, जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो प्यारी बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। ठीक है, सौभाग्यशाली माना है समुद्र को। क्यों माना है? क्योंकि उसे हिमालय की इन दो प्यारी बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। ठीक है, कि समुद्र में इन दोनों का समुद्र से मिलन हुआ है। ठीक है, आगे है, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में तो शायद ही यह बात आए कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर किस प्रकार खेला करती थी। तो इसमें लेखक ने किन का वर्णन किया है? मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के बारे में बताएं कि जिन्होंने मैदानों में ही, मतलब जिन लोगों ने सिर्फ मैदानों में इन नदियों को देखा होगा ना, उनके ख्याल में तो, ठीक है, शायद ही यह बात आए, वो शायद ही यह बात सोच पाए कि बूढ़े हिमालय की गोद में, ठीक है, गोद में बच्चियां बनकर ये किस प्रकार खेला करती हैं, कि यही मैदानी बाग में जो शांत और गंभीर दिखने वाली नदियां हैं वो हिमालय पर्वत की गोद में कैसे छोटी छोटी बच्चियां बनकर खेलती हैं, उछलती कूदती हैं। ये बात मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग शायद न समझ पाएं, जिन्होंने मतलब इनका उद्गम स्थान नहीं देखा है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन सुंदर बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए भले ही आकर्षक न हो, लेकिन मुझे तो यह स्वरूप बहुत लुभावना प्रतीत हुआ कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। मतलब लेखक ने जो हिमालय पर्वत की गोद में खेलती बच्चियों को देखा तो क्या कह रहा है उनको देखकर लेखक कि इन सुंदर बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए भले ही आकर्षक न हो, अर्थात जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग हैं वो इन चीज़ों को हर रोज़ देखते हैं तो उनके लिए कोई अलग बात नहीं है ये, लेकिन जब कोई मैदानी इलाके में रहने वाला मनुष्य इनके उद्गम स्थान को देखता है तो उसके लिए यह एक आश्चर्य की बात है। तो इसीलिए लेखक कह रहा है कि पहाड़ी आदमियों के लिए भले ही यह आकर्षक न हो, लेकिन मेरे लिए उनका यह स्वरूप बहुत लुभावना प्रतीत हो रहा है। मेरे लिए लुभावना है, लुभावना मतलब मन को आकृष्ट करने वाला, मन को आकर्षित करने वाला। ठीक है, यह इनका यह रूप देखकर हिमालय को समुद्र का ससुर और समुद्र को हिमालय का दामाद कहने में मुझे कोई संकोच और झिझक नहीं है। ठीक है, ऐसा किस लिए कहा लेखक ने? क्योंकि लेखक ने हिमालय पर्वत और नदियों का सजीव रूप में वर्णन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था वेत्रवती, बेतवा, ठीक है, बेतवा नदी का पुराना नाम क्या है? वेत्रवती, नदी को प्रेम का प्रतिदान जरूर देते जाना। कालिदास, महाकवि कालिदास हैं, ये संस्कृत के महान कवि हैं। इन्होंने एक अपना महाकाव्य लिखा मेघदूत। इनका महाकाव्य कौन सा है? मेघदूत। मेघ क्या होते हैं? बादल, और दूत जो संदेश लेकर जाता है। तो कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान जरूर देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे एकाएक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक अत्यंत पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह शायद इसी नतीजे पर पहुंचेगा। ठीक है, इस
इस बात के द्वारा लेखक क्या बताना चाहता है कि नदियों को सचेतन रूप में जानना, चेतन रूप में या सजीव रूप में जानना अभी शुरू नहीं हुआ है, ये महाकवि कालिदास के समय से है। जब उन्होंने अपने महाकाव्य मेघदूत की रचना की तब उन्होंने बादल को सजीव रूप में माना था और इस मेघदूत का जो पात्र था यक्ष, ठीक है, विरही यक्ष। विरही क्या होता है? जो अपने प्रेमी या प्रेमिका से अलग रह रहा हो, वियोग में रह रहा हो। तो उस विरही यक्ष ने अपनी पत्नी यक्षिणी को संदेश देने के लिए मेघ यानी बादलों को दूत बनाया था, ठीक है। बादल के द्वारा उसको संदेश पहुंचाया था और जब बादल संदेश लेकर जा रहा था तो उन्होंने बादलों से कहा कि तुम रास्ते में आने वाली वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान जरूर देते जाना, ठीक है। प्रेम का प्रतिदान मतलब जब वो वेतवा नदी आए तो वहाँ पर जरूर बारिश करना, वर्षा करना, ठीक है। तुम्हारी यह प्रेयसी मतलब वह तुम्हारी प्रेमिका के रूप में है और तुम्हें पाकर वह बहुत खुश होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर, ठीक है, इन चंचल नदियों को देखकर अचानक लेखक को याद आ गई कि महाकवि कालिदास को भी इनका चेतन रूप पसंद होगा, ठीक है। नदियों का, पहाड़ों का, पर्वतों का चेतन रूप, चेतन वाला रूप पसंद है, इसलिए उन्होंने बादलों को सचेतन रूप में अपने महाकाव्य में प्रकट किया है, ठीक है। आगे है, दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह शायद इसी नतीजे पर पहुंचेगा। मतलब जो कोई व्यक्ति नदियों को पहाड़ी क्षेत्र में देखेगा और समतल मैदानों में देखेगा तो वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा, ठीक है। काका कालेलकर ने नदियों को जगमाता कहा है। काका कालेलकर ने भी नदियों को लोकमाता कहा है, ठीक है। लोकमाता, लोक क्या होता है? संसार, संसार की माता, ठीक है। क्योंकि कृषि समाज जो भी अनाज वगैरह उत्पन्न करता है वो पानी कहाँ से आता है? नदियों से आता है, ठीक है। और उसी अनाज आदि को खाकर हम जिंदा रहते हैं, अपना जीवन का गुजारा करते हैं। इसलिए काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता या जगमाता कहा है। तो काका कालेलकर कौन थे? काका कालेलकर एक शिक्षा शास्त्री थे, ठीक है। इन्होंने हिंदी में अनेक साहित्यों की रचना की है, ठीक है। किंतु माता बनने से पहले अगर हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है, ठीक है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। इसी बात पे लेखक कहता है कि माता बनाने से पहले अगर हम इन नदियों को बेटियों के रूप में देख लें तो क्या नुकसान है, ठीक है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में यदि हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा, ठीक है। अगर हम इनको प्रेमिका के रूप में मान ले तो कैसा रहेगा। यह बात लेखक ने क्यों कही है? क्योंकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों नदियों का संगम कहाँ होता है? सागर में। इसलिए उन्होंने यह बात कही है। इसीलिए उन्होंने हिमालय पर्वत को सागर का सवसुर या ससुर भी कहा है, ठीक है। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। ममता का एक और धागा भी है जिनको हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। किनके साथ? नदियों के साथ। बहन का स्थान कितने ही कवियों ने इन नदियों को दिया है। मतलब इन नदियों को बहन का स्थान भी अनेक कवियों ने दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई, एक दिन लेखक को भी ऐसा ही प्रतीत हुआ। थोलिंग तिब्बत की बात है। थोलिंग तिब्बत में एक जगह का नाम है। तिब्बत की बात है। मन थोड़ा उचट गया था, उसका मन बेचैन हो गया था। लेखक का उचट गया था, तबीयत ढीली थी, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। तो वह सतलुज नदी के किनारे जाकर बैठ गया अपने मन को शांति देने के लिए। दोपहर का समय था, गर्मी थी। अपने पैर लटका दिए पानी में और गर्मी को दूर करने के लिए उसने सतलुज के पानी में अपने पैरों को लटका दिया। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने, प्रगतिशील क्या होता है? आगे बढ़ने वाला, ठीक है, प्रगतिशील। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील यानी बहते हुए जल ने गहरा असर डाला।
मतलब जैसे ही उसने अपने पैर नदी में डाले तो कुछ देर बाद नदी के पानी ने असर दिखाना शुरू कर दिया। तन और मन ताज़ा हो गए। कवि के तन और मन दोनों ताज़ा हो गए, दोनों में ताजगी आ गई। तो लगा मैं गुनगुनाने, तो लेखक क्या गुनगुनाने लगा? जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। तो लेखक ने सतलुज को अपनी बहन मानते हुए क्या कहा कि हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। तुम्हारी लीला ने तो मुझे हैरानी में डाल दिया, हुआ मुदित मन हटा खुमारी। जैसे ही मैंने तुम्हारे पानी में पैर डाला तो मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया और सारा आलस्य, सारा विषाद, सारा दुख मेरा खत्म हो गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर न्योछावर हूँ, अर्थात मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम बेटी है बाप हिमालय, हिमालय तुम्हारा पिता है और तुम उसकी प्यारी सी एक बेटी हो। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, हिमालय पर्वत तुम्हारी चिंता में भी रहता है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप देखता रहता है। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। ठीक है, जो ये प्रकृति है जो अलग अलग खेल खिलाती है लोगों को, उस प्रकृति ने अनुपम अद्भुत, अनोखे और अनुपम जिसकी कोई तुलना न की जा सके हिमालय पर्वत की ऐसी छाप छोड़ी है। ठीक है, या हिमालय पर्वत को अनुपम, अनोखे और आश्चर्यजनक रूप में चित्रित किया है, यानी प्रकट किया है। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।